गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, मैं पहली बार आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल ठाकुर इंग्लिश कंसेप्ट के माध्यम से एक चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ। चैप्टर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट बेस का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप अगर देख लीजिएगा बिना स्किप किए हो, तो आशा करता हूँ आज के बाद फिर कभी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट में कभी फंसिएगा नहीं, जो कि एक सेंटेंस का पार्ट होता है। तो चलिए बच्चों, मैं अभिषेक ठाकुर स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में चर्चा करता हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस का ही पार्ट होता है। जैसे कि मान के चलिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम गोज़ टू दिल्ली, ये एक सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे राम क्या है, यहाँ पे गोज क्या है, यहाँ पे दिल्ली क्या है, यहाँ पे टू क्या है ना। तो ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, इस तरह से होता है। आज मैं उसी के बारे में चर्चा करूँगा, सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। यानी कि सेंटेंस का जो हम पार्ट्स करते हैं, अगर हम सेंटेंस का पार्ट्स करते हैं तो सेंटेंस को दो भाग में बांटा जाता है। एक भाग कहलाता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग कहलाता है आपका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट, वर्ब आ जाता है। चलिए हम आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में चर्चा करें। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य होता है शब्दों का एक समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसके पास एक सब्जेक्ट हो, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट हो दैट गिव्स अ कंप्लीट, और जो कि पूरा पूरा अर्थ देता हो, वह क्या कहलाता है? वह हमारा
चलिए स्टार्ट करते हैं डूअर सब्जेक्ट। देखिए डूअर सब्जेक्ट क्या होता है। डू का मतलब होता है करना, और जब इसमें ईआर जुड़ जाता है तो होता है करने वाला, कोई व्यक्ति जो काम को करे। तो ध्यान रखिएगा, जब वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ा जाए तो वो नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन? उस काम को करने वाला। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो हम कोई काम करते हैं वो होता है वर्ब। और जब वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ते हैं तो वो बनता है नाउन, यानी कि उस काम को करने वाला। जैसे में कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। थिंक का मतलब होता है सोचना, इसमें जोड़ दीजिए ई आर, ये बन गया थिंकर, सोचने वाला। प्ले का मतलब होता है खेलना, इसमें जोड़ दीजिए ई आर, बन गया प्लेयर, खेलने वाला। एडिट संपादन करना, जोड़ दीजिए ओ आर, बन गया एडिटर, संपादक, संपादन करने वाला, संपादक। तो जब वर्ब में ई आर या ओ आर जोड़ते हैं तो वो बनता है नाउन। कैसा नाउन? उस काम को करने वाला नाउन। उसी तरह से डू का मतलब हुआ करना। क्या किया जाएगा? कोई ना कोई एक्शन किया जाएगा, कोई ना कोई कार्य किया जाएगा ना। तो जब इसमें ई आर जोड़ दिए तो डू यानी करने वाला। तो वैसा सब्जेक्ट जो कुछ करता है, वैसा सब्जेक्ट जो कुछ करता है, यानी कि सेंटेंस में जो कार्य को करता है ना, सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब आएंगे वही होता है एक्शन। जो हम आगे वर्ब में आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, मेन वर्ब जो आएंगे वो होता है हमारा एक्शन। उसको जो करने वाला होता है वही कहलाता है डूअर सब्जेक्ट। वही क्या कहलाता है आपका? डूअर सब्जेक्ट। आगे जो वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें दो वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब ही काम होता है, मेन वर्ब ही काम होता है। उसी को कोई ना कोई, जैसे उठना एक काम है, बैठना एक काम है, खाना एक काम है, खेलना एक काम है, सोना एक काम है, और इसको कोई ना कोई करेगा। तो इसको जो करेगा वही होता है करने वाला, वही होता है डूअर सब्जेक्ट। यानी कि जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा ना और उससे किसी कार्य का बोध हो वह कहलाता है मेन वर्ब, वह कहलाता है मेन एक्शन। और उस एक्शन को जो करता है वह कौन कहलाता है? डूअर सब्जेक्ट। तो डेफिनेशन इसका हम देखते हैं। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का समूह। एक राम अकेला भी हो सकता है सब्जेक्ट, कोई काम को करने वाला, या 4-5 आदमी राम, सोहन, मोहन या राम, सोहन मिलकर भी किसी काम को कर सकता है, तो वहाँ पर वो सारे सब्जेक्ट होंगे। इसीलिए ए वर्ड एक शब्द भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्द या शब्दों का समूह, which does action, जो कार्य को करता। अभी हम एक्शन के बारे में ही आपको बताया, एक्शन क्या होता है उसके बारे में क्यों तक समझाए हैं। जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा रहे और उससे कोई कार्य का बोध हो वही होता है हमारा एक्शन, जिसको कि हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। समझ में आ रही है ना? एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट? तो डूअर सब्जेक्ट। शब्द या शब्दों का समूह जो एक्शन करता है, जो काम को करता है, वही कहलाता है डूअर सब्जेक्ट। और एक्शन से क्या समझे आप लोग? जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा हो काम का बोध, अर्चना नहीं, पटना नहीं, ना इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन कोई काम का नहीं, एक से किसी के नाम का बोध हो रहा है, एक से किसी के कहीं किसी प्लेस का बोध हो रहा है। कोई दिक्कत? कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं।
राजू wants to go there. Sita and Geeta take tea. राजू वहाँ जाना चाहता है, राजू wants to go there, राजू वहाँ जाना चाहता है ना, राजू wants to go there, राजू वहाँ जाना चाहता है। सीता एंड गीता टेक टी, सीता और गीता चाय लेती है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे देखिए वांट, ये टू गो इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं, हम वर्ब चैप्टर में क्लियर करेंगे। वांट मतलब होता है चाहना, ना लगा हुआ है ना लास्ट में, और कोई एक्शन का बोध हो रहा है ना, तो ये हो गया मेन। चाहना, चाहने का काम कौन कर रहा है, राजू कर रहा है, तो राजू हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट। इस चाहने का काम को जो करता है उनसे हुआ, तो इसको कौन कर रहा है, राजू। सीता और गीता चाय लेती है, चाय कौन लेती, सीता गीता ना, तो सीता गीता हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट हुआ, ये सब हुआ डुअल सब्जेक्ट। समझने का प्रयास कीजिए। चाहने का काम, चाहना एक काम है, लेना एक काम है, इस काम को कर रहा है राजू, इस काम को कर रहा है सीता एंड गीता, इसीलिए ये सब्जेक्ट यहाँ पर, ये सब्जेक्ट। अब एक नोट हम आप लोग रखने के लिए जा रहे हैं, एक बार में पहचानिए। नोट, सेंटेंस में हु पूछने पर जो जवाब मिले, वही डूअर सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में हु पूछने पर जो जवाब मिले वही डूअर सब्जेक्ट होता है ना। सेंटेंस में हु पूछने पर जो जवाब मिले वही क्या होता है, हमारा डूअर सब्जेक्ट होता है। और ध्यान रहे जो हु जो है वो हमेशा किसके लिए आता है, आपको लिविंग थिंग्स के लिए आता है। हु का जवाब जब भी आएगा तो किसी न किसी लिविंग थिंग्स के लिए ही आएगा, नॉन लिविंग के लिए कभी नहीं आता है। हु का जवाब हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए आता है। हु का जवाब हमेशा किस लिए आता है, वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है। हु का जवाब हमेशा किसके लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। यानी कि एक्शन अगर होगा, एक्शन को कोई सजीव भी करता है, कुर्सी काम नहीं करेगा, बेंच डेस्क काम नहीं करेगा, ये दीवार काम नहीं करेगा, काम हम करेंगे, काम आप कीजिएगा, काम कोई सजीव प्राणी ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। समझ में आ रही है ना बात। चलिए इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंसर्निंग सब्जेक्ट के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। कंसर्निंग सब्जेक्ट, देखिए एक सेंटेंस जब बनता है तो सेंटेंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट वर्ब, यही चारों चीज आ सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन सबसे छोटा सेंटेंस जो बने, सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, तो वहाँ पे कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आना ही आना है। ऑब्जेक्ट नहीं आए कोई मतलब नहीं, कॉम्प्लीमेंट ना आए कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब आएगा। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन बना के दिखाते हैं, आई ईट, मैं खाता हूँ, इससे छोटा ट्रांसलेशन। और एक पास्ट इंडेफिनिट का आता है, आई एट, मैंने खाया। तो देखिए यही दो टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस
वर्ब पर ही बन जाता है। ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी देंगे, कम्प्लीमेंट अगर नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा। इसके अलावा ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है जिसमें कि कम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट में से कुछ ना आए, 100% आना ही है। लेकिन सबसे छोटा जो हमारा सेंटेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब तो 100% चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो जब सेंटेंस नहीं बनेगा तो इंग्लिश में कुछ नहीं होगा, ना पैराग्राफ होगा, ना स्टोरी होगा, ना कोई बुक पढ़ पाएंगे, ना कुछ लिख पाए, कुछ हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको समझना जरूरी है, सेंटेंस को समझना। और सेंटेंस को समझने के लिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, इस चारों को समझना जरूरी है कि नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अच्छा चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज के बाद फिर आपको दोबारा कहीं नहीं समझना पड़ेगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। अब चलिए कंसर्निंग सब्जेक्ट के बारे में। कंसर्निंग का मतलब होता है किसी के बारे में कहना, है ना। कंसर्न का मतलब ही होता है किसी के बारे में कहना। एक सेंटेंस हम लिखते हैं, यू आर अ गुड बॉय, ये लिखें। और एक सेंटेंस लिखते हैं, यू ईट एन एप्पल, तुम एक सेब खाते हो और तुम एक अच्छा लड़का। यहाँ पर देखिए तो ईट का मतलब होता है खाना, खाना जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा हो और किसी कार्य का बोल, एक्शन हो ना, एक्शन तो हो गया। यह खाने का काम कौन कर रहा है, कोई सजीव भी करेगा, करेगा ना। कौन कर रहा है, खाने का काम कर रहा है यू। तो यू हमारा क्या हो गया, यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट बाबू, डूअर, काम कर रहा है। चलिए, यू आर अ गुड बॉय, यहाँ पर आर के सिवा, आर को तो सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग बोलते हैं, और यह मेन वर्ब भी होता है, जो हम वर्ब चैप्टर में इसको पूरा 100% क्लियर करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो आर का जो मीनिंग होगा तो ना के सेंस में तो नहीं आएगा, उठना बैठना सुना जाना इस टाइप से तो नहीं आने वाला। और इसके अलावा कोई, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब इसको नहीं बोलते। तो इसमें तो कोई मेन वर्ब नहीं है, ये टाइप का ना वाला कोई नहीं है। तो जब कोई मेन वर्ब नहीं है तो डूअर सब्जेक्ट भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कोई एक्शन होगा नहीं तब तक एक्शन को करने वाला कहाँ से आएगा। काम है तब तो काम को करने वाला है, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है, इसको करने वाला भी कोई नहीं है। तो जब इसको करने वाला नहीं है तो यहाँ डूअर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो, यह एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो ये अगर एक सेंटेंस है तो मैंने पहले बोला, अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब कम से कम तो होना ही होना है, सब्जेक्ट और वर्ब तो होना ही होना है। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या होगा। तो कंसर्न, जिसके बारे में बात की जाएगी, यहाँ पर वही सब्जेक्ट होगा। किसके बारे में बात, अच्छा लड़का है कौन, यू, यू के बारे में। यू एक अच्छा लड़का है, तुम एक अच्छा लड़का हो, तो हम यू के ही बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यू हमारा क्या है यहाँ पर, कंसर्निंग सब्जेक्ट। अब डेफिनेशन पे बढ़ते हैं हम लोग। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्द या शब्दों का समूह, अबाउट व्हिच वी टेल समथिंग, शब्द या शब्दों का समूह, अबाउट व्हिच जिसके बारे में, वी टेल समथिंग हम लोग कुछ बोलते हैं, वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है इज कॉल्ड कंसर्निंग सब्जेक्ट। इज कॉल्ड कंसर्निंग सब्जेक्ट, शब्द या शब्दों के समूह जिसके बारे में हम कुछ बोलते हैं, क्या कहलाता है, कंसर्निंग सब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम देते हैं,
the water of this glass is dirty. दूसरा देखिए एग्जाम्पल, रानू या राना कर दीजिए, राना इज a good singer. तीसरा हम लिखते हैं the prime minister of our country is नरेंद्र मोदी. ठीक, नरेंद्र मोदी. नरेंद्र मोदी is the PM of इंडिया. 4 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों के सामने में रखा है. इस चारों पर जरा गौर करने की कोशिश कीजिए. द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी. इस ग्लास का पानी गंदा है. आप लोग बोलिए तो किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें? इज आर एम है, कोई मेन वर्ब नहीं है, तो किसी न किसी के बारे में बात ही की जाएगी. किसके बारे में बात करते हैं? वाटर के बारे में या ग्लास के बारे में? वाटर के बारे में. ठीक, लेकिन यहाँ गौर से देखिए, पानी गंदा है नहीं, इस ग्लास का पानी गंदा है. पानी और गिलास के रिलेशन को समझिए. पानी गंदा है नहीं बोल रहे हैं हम, इस गिलास का पानी गंदा है. सारा पानी गंदा नहीं, इस गिलास का पानी गंदा है. तो सब्जेक्ट होगा इस गिलास का पानी, पूरा का पूरा सब्जेक्ट. नेक्स्ट, राना एक अच्छा सिंगर है. किसके बारे में मैंने बात की? राना कंसर्निंग सब्जेक्ट. यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे हम लोग. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और नीचे में हम बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री. दोनों को समझने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर हम बोल रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं, फिर कभी कोई और होंगे. हम इस पद के बारे में बात करें. अपने देश में जो पीएम का पद है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं. और यहाँ पर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया. यहाँ पर नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें. नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं. हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. तो समझ में आया? यहाँ पर ये हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पर ये हुआ सब्जेक्ट. तो जिसके बारे में बात किया पूरा का पूरा ही सब्जेक्ट होगा. द रोड्स ऑफ बिहार इज बैड. बिहार की सड़कें बुरी है. किसके बारे में? सड़क के बारे में बात किए नहीं. बिहार के बारे में बात किए नहीं, बिहार के सड़क के बारे में बात की. लिख सकते हैं आप लोग. नेक्स्ट, आशा करता हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्ट समझ में आ गया. देखिए जनरली यही 2 सब्जेक्ट है, एक डूअर सब्जेक्ट और एक कंसर्निंग सब्जेक्ट, जो कि मेरा तो यही चलता है. इस दोनों के अलावे तीसरे की ज़रूरत बहुत कम, रेयरेस्ट पड़ती है, जो कि एक जगह मैं भी बता दे रहा हूँ. बस यही 2 सब्जेक्ट. डूअर सब्जेक्ट को तो फिर भी हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे. अगर एक्शन है तो एक्शन करने वाला उसमें है.
तो हो गया डुअल सब्जेक्ट, उसको आसानी से पकड़ना। समस्याएं होती है सिर्फ और सिर्फ कंसर्निंग सब्जेक्ट को ही पकड़ने में। जब हम मिक्स्ड जम्बल्ड सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं ना, तो वहाँ पर सेंटेंस को चूज करना पड़ता है, वहाँ पर सेंटेंस को सही करना पड़ता है, करेक्ट करना पड़ता है। तो वहाँ सबसे पहले किसका होता है सिलेक्शन? सब्जेक्ट का होता है। और वहाँ पर सब्जेक्ट का सिलेक्शन, वर्ब का सिलेक्शन, अगर ये दोनों सिलेक्शन हो गया आपको, उसके बाद आसानी से बाकी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, कैसे कैसे सेट होगा वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सब्जेक्ट को ही चूज करना पड़ता है, जो कि एक कंसर्निंग सब्जेक्ट होता है। एक बड़ा से बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है, छोटा छोटा हो सकता है, जो अभी आपने देखा था रोड्स और बिहार, यहाँ से वहाँ तक सब्जेक्ट। द वाटर ऑफ दिस ग्लास, यहाँ से वहाँ तक सब्जेक्ट। देखें आप लोग, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ अब के बाद आपको कभी फिर सब्जेक्ट में परेशानी नहीं होगी। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट विविड सब्जेक्ट और ऑब्सक्योर सब्जेक्ट। सबसे पहले हम विविड पे चर्चा करते हैं। विविड सब्जेक्ट, विविड सब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल में कंसर्निंग और डुअर सब्जेक्ट ही मिलकर विविड सब्जेक्ट देता है। जब सब्जेक्ट को उसके प्रॉपर प्लेस पर, अच्छा हमको बताइए तो सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लेस कौन सा होता है? पहला, गुड, पहला स्थान ही सब्जेक्ट का होता है, चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो चाहे वो इंग्लिश का सेंटेंस हो। पहला स्थान जो होता है वही हमारा किसका होता है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट को उसके उचित स्थान पर रखने के बाद अगर वाक्य का मीनिंग क्लियर हो जाए तो वह कहलाता है विविड सब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट अर्थ। द सब्जेक्ट which clarifies the meaning of a sentence after putting it of its proper place. The subject which clarifies, वैसा कर्ता जो स्पष्ट करता है, जो क्लियर करता है, द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अर्थ को आफ्टर पुटिंग इट ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस is called vivid subject। वैसा कर्ता जिसको उसके उचित स्थान पर, पहला स्थान जो होता है उस स्थान पर रखने के बाद वाक्य का मीनिंग स्पष्ट हो जाता है, तो वह कहलाता है विविड सब्जेक्ट, जो वाक्य की मीनिंग को क्लैरिफाइज कर देता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल दोनों में से रख सकते हैं, ही डज एक्शन, ये पहले स्थान पे आया है, वह कार्य करता है, मीनिंग भी क्लियर हो रहा है। सब्जेक्ट को उसके उचित स्थान पे रखने पर तो उसको विविड सब्जेक्ट भी हम बोल सकते हैं। सी इज अ बर्ड, यहाँ भी सी को उचित स्थान पर रखा है, इसके पहले स्थान पर रखे हैं, वह एक लड़की है, वाक्य का मीनिंग क्लियर हो रहा है, यह भी होता है हमारा विविड सब्जेक्ट। अब एक चौथा जो होता है ऑब्सक्योर सब्जेक्ट। ऑब्सक्योर सब्जेक्ट हमारा, इसको लिख सकते हैं आप लोग, ऑब्सक्योर सब्जेक्ट जो होता है बच्चों, उसको पहले स्थान पर रखे सब्जेक्ट को,
लेकिन वाक अटपटा हो जाता है, यानी कि वाक मीनिंगलेस हो जाता है, वाक का अर्थ खत्म हो जाता है, कोई अर्थ नहीं रहता। और जब अर्थ ही नहीं निकले तो वो सेंटेंस ही नहीं है ना। देखिए कैसे, इसको बोलते हैं अस्पष्टकर्ता, अस्पष्टकर्ता। द सेंटेंस, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट which does not clarify the meaning of a sentence after putting it on its proper place is called obscure subject। द सब्जेक्ट वैसा करता which does not clarify, जो मीनिंग को क्लियर नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है किसी सेंटेंस के, आफ्टर पुटिंग, उसको रखने पर, ऑन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसके उचित स्थान पर उसको रखने के बाद भी वह सेंटेंस के मीनिंग को क्लियर नहीं करता है, वह कहलाता है ऑब्स्क्योर। अब जरा एग्जाम्पल समझने का प्रयास कीजिए। हम लिखते हैं भारत में भारत में 29 राज्य, ठीक है। दूसरा लिखते हैं नदी में पानी। तीसरा लिखते हैं मेरे पॉकेट में, मेरे जेब में 4 कलमें, मेरे जेब में 4 कलमें। भारत में 29 राज्य है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? 29 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं ना। भारत में 29 राज्य, 29 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो 29 स्टेट्स इन इंडिया। नदी में पानी है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? पानी के बारे में बात कर रहे हैं ना। वाटर इज इन द रिवर। मेरे जेब में 4 कलमें हैं, 4 कलम के बारे में बात कर रहे हैं ना। 4 पेन्स आर इन माई पॉकेट। ये रहा सब्जेक्ट 29 पहले स्थान पर, ये रहा वाटर पहले स्थान पर, ये रहा सब्जेक्ट 4 पेन्स 4 कलमें पहले स्थान पर। लेकिन क्या लग रहा है आपको जो सेंटेंस सही है? नहीं लग रहा है, सेंटेंस गलत बनाया गया है। वाटर इज इन द रिवर सूट नहीं कर रहा। तो ये है ऑब्स्क्योर सब्जेक्ट, जिसको उसके उचित स्थान पर रख दिया गया है, लेकिन वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। ये सारे हमारे गलत ट्रांसलेशन बनाए गए हैं। अब इसको सही करना है। सबसे पहले तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, देख लिए, पुश करके लिख सकते हैं। अब इसको जब हम सही बनाएंगे तो इसके लिए एक चीज़ का यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी। ऊपर देखिए,
इंट्रोडक्टरी देयर, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है मीनिंगलेस, डम्मी, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। देयर का अर्थ वहाँ हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, एकदम होता है। लेकिन जब देयर का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर करेंगे, तो देयर का कोई मीनिंगलेस ऑब्सक्योर सब्जेक्ट को बनाने के लिए इंट्रोडक्टरी मीनिंगलेस देयर का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के सेंटेंस सही बनता है। और उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट को तो पहले स्थान पर रखे तो गड़बड़ा गया, नहीं ना होगा, देयर प्लस क्या देंगे अब, इज आर एंड वाज, यानी कि अब लड़ी भर आने वाला है, प्लस ऑब्सक्योर सब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये है इसका स्ट्रक्चर। ऑब्सक्योर वाले सब्जेक्ट को बनाने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इस स्ट्रक्चर पर इस ट्रांसलेशन को बनाया जाता है। भारत में 29 राज्य हैं, देयर आर 29 प्लूरल, तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। ये लीजिए, ये हुआ हमारा कंप्लीट ट्रांसलेशन। नदी में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द रिवर। मेरे जेब में 4 कलमे हैं, देयर आर 4 पेन्स इन माई पॉकेट। मेरे जेब में 4 कलमे। जब पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर का इस्तेमाल किया जाए। तो अब आप लोग बताइए, ऑब्सक्योर सब्जेक्ट सबको क्लियर हो। सब्जेक्ट डूअर, जो सीधे एक्शन को करता है, काम को करता है, काम है तो काम को करेगा। काम क्या हुआ, जिस हिंदी क्रिया के लास्ट में ना लगा रहे, उससे किसी कार्य का बोध, उसको करने वाला डूअर। अगर डूअर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस में आएगा कंसर्निंग सब्जेक्ट। कंसर्निंग सब्जेक्ट हुआ जिसके बारे में हम लोग बात करते हो गया कंसर्निंग सब्जेक्ट। कुछ ना कुछ बात करेंगे, कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे। तीसरा विविध सब्जेक्ट, कंसर्निंग और डूअर को मिला करके विविध बनता है, जो हम पहले बोल दिए, आपको दिखा भी दिए। और ऑब्सक्योर, जो अभी तुरंत आप लोगों के सामने ये रहा बोर्ड पर, स्क्रीन पर सामने दिखाई पड़ रहा आपको, जो यह सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट का जो स्थान होता है उसके स्थान पर रख देने के बाद वाक्य का मीनिंग अगर क्लियर नहीं होता है तो वह क्या कहलाता है, ऑब्सक्योर सब्जेक्ट। अच्छा क्लियर। अब देखिए जो ट्रिक बता रहे हैं एक बार में समझ। सेंटेंस में हु और व्हाट का जवाब मिले, हु और व्हाट का जवाब ही सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में हु और व्हाट का जवाब ही क्या होता है, सेंटेंस होता, सब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में हु और व्हाट का जवाब ही सब्जेक्ट होता है, इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट नहीं होता है। और हम ये भी चर्चा कर दिए हैं, हु किसके लिए आएगा, तो लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। प्रोनाउन चैप्टर में भी इसकी चर्चा किया जाएगा। लिविंग थिंग्स के लिए आएगा, और व्हाट किसके लिए आएगा, तो नॉन
लिविंग थिंग्स के लिए आएगा। देख लीजिए, आई टीच इंग्लिश, यू आर माई स्टूडेंट, वाटर इज क्लीन, है ना। अब चलिए यहाँ पे आइए। मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, क्वेश्चन कीजिए तो कौन पढ़ाता है? आई, आगे जवाब, कौन पढ़ाता है? आई, सब्जेक्ट। यू आर माई स्टूडेंट, तुम मेरे विद्यार्थी। कौन, कौन मेरा विद्यार्थी? कौन विद्यार्थी है? यू ना, यू हो गया सब्जेक्ट। फिर यहाँ से कौन का हु का, यहाँ से भी कौन का हु का। वाटर इज क्लीन, पानी साफ है। क्या साफ है? पानी। क्या का जवाब मिल गया ना। तो क्या हो गया, देखिए वाटर नॉन लिविंग थिंग्स है ना, लिविंग थिंग्स जहाँ भी आएगा तो हु का ही आंसर होगा, और नॉन लिविंग थिंग्स व्हाट का आंसर होगा। और हु और व्हाट का जवाब जहाँ से मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई परेशानी? आशा करता हूँ सब्जेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार बढ़िया से फिर से वीडियो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बनाता है कर्म। बच्चों एक चीज समझिए, जहाँ काम है वहीं तो कर्म है ना। काम है वहीं कर्म है। यानी कि जो काम को करता है, जो कार्य को अंजाम देता है, जो एक्शन को करता है वो हुआ सब्जेक्ट, और जिस पर एक्शन होता है वो हो गया ऑब्जेक्ट। काम करने वाला सब्जेक्ट और जिसके ऊपर में काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। अभी हम काम कर रहे हैं पढ़ाने का, मैं हूँ सब्जेक्ट, और मैं पढ़ाने का कार्य इंग्लिश के ऊपर कर रहा हूँ। इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इंग्लिश इफेक्ट पड़ रहा है, मेरा पढ़ाने का इफेक्ट इंग्लिश पे पड़ रहा है, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? तो जो काम करे वो सब्जेक्ट, और जिस पर काम हो वो ऑब्जेक्ट। यानी कि कर्ता जो भी काम करता है उसका जो रिसिपिएंट होता है, उसका जो रिसीवर होता है वही कहलाता है ऑब्जेक्ट। मान के चलिए मैं कुर्सी को ऐसे पटक रहा, टूट गई, तो मैंने काम किया तोड़ने का, टूटा है कौन? तो कुर्सी, कुर्सी हो गया ऑब्जेक्ट। काम करने वाला मैं सब्जेक्ट, काम हुआ तोड़ना। कोई दिक्कत? इधर कीजिए यहाँ से। A word or group of words which receives action, which receives action is called object। शब्द या शब्दों का समूह जो कार्य को रिसीव करता है वही कहलाता है हमारा कर्म, ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ही रोट या ही राइट्स अ लेटर। राइट लिखना, लिखने का काम हु, इसने किया, कौन किया लिखने का काम? ही हो गया सब्जेक्ट, ही हो गया वो। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। और लिखने का रिसिपिएंट कौन है? लिखने का असर किस पर पड़ रहा है? लिखने को रिसीव कौन कर रहा है? तो लेटर, हमारे लिखने से लेटर रिसीवर है, हमारे लिखने को लेटर रिसीव कर रहा है, हमारे लिखने का असर लेटर के ऊपर पड़ रहा है ना। तो लेटर हो गया हमारा क्या, है ना। ही
रीड और बुक। रीड मतलब पढ़ना, वर्ब कौन पढ़ रहा है, तो ही पढ़ रहा है, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट। और पढ़ने का असर बुक पर, पढ़ने को रिसीव बुक कर रहा है, इसीलिए बुक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गए बच्चों? इसको लिखने का प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ऑब्जेक्ट हमारा होता है दो प्रकार का। ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजेटिव भी बोला जाता है। एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट, और इसको डेटिव भी बोला जाता है। डेटिव ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं हम लोग, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डेटिव ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। अब इस दोनों को समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों है क्या। पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वैसा ऑब्जेक्ट जो व्हाट का जवाब दे। वन हु स्पीक्स अबाउट व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे वह कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जो व्हाट का जवाब दे, तो व्हाट का जवाब कहाँ दिया जाएगा? सेंटेंस में ही ना, सेंटेंस में। तो जो व्हाट का जवाब दे वह कहलाता है क्या? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He reads a story. Sita wants a book. Reads पढ़ता है, कौन पढ़ता है? सब्जेक्ट। क्या पढ़ता है? स्टोरी। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कैसा ऑब्जेक्ट? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिख रहा है बच्चों? सीता वांट्स, सीता चाहती है, सीता हो गया सब्जेक्ट। चाहती है कौन? सीता, सीता सब्जेक्ट। क्या, क्या चाहती है? तो सर ठीक है, सीता क्या चाहती है? सीता एक किताब चाहती है ना? ये बुक क्या हो गया हमारा? सीता एक किताब चाहती है ना? ये बुक हमारा क्या हो गया? तो जो व्हाट का जवाब दे वह कहलाता है हमारा क्या? जो व्हाट का जवाब दे वह कहलाता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो होम का जवाब दे। होम माने किसे? जो होम का जवाब दे वह क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आई टीच यू, यू बीट मी। टीच पढ़ाना, मैं पढ़ाता हूँ। किसे पढ़ाता हूँ? यू, यू तुमको, आपको।
तो यू हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बाबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यू बीट मी, वो पीटता है किसे, मुझे। मी हो गया ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट बाबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो व्हाट का जवाब दे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो होम का जवाब दे वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो होम का जवाब दे वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का जवाब दे वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बताइए, जो व्हाट और होम का जवाब दे सिर्फ वही ना ऑब्जेक्ट होगा। जिस सेंटेंस से व्हाट का जवाब मिले और होम का जवाब मिले, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट होता है, उसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं होता, नथिंग। सिर्फ व्हाट और होम का जवाब मिलता है, वही ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उसके अलावा ऑब्जेक्ट कोई नहीं होता, उसके बाद सब कंप्लीमेंट होता है। आप लोग अपना समझिएगा, देखिएगा, पूछिएगा व्हाट का मिला या होम का मिला, दोनों मिला तो एक डायरेक्ट होगा एक इनडायरेक्ट होगा, या दोनों में से कोई एक मिलेगा। अधिकतर व्हाट का ही मिलता है। अगर दोनों में से कोई नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देखिए कैसे, यू आर रनिंग इन द, तुम मैदान में दौड़ रहे हो। यू आर रनिंग इन द फील्ड, तुम मैदान में दौड़ रहे हो। रनिंग, क्या दौड़ रहा है, क्वेश्चन गलत। किसे दौड़ रहा है, क्वेश्चन गलत। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ नहीं, हुआ ना, ये हो गया कंप्लीमेंट का। कोई दिक्कत किसी को? आशा करता हूँ सब आदमी ऑब्जेक्ट समझ गए होंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का दो भाग है उसको भी क्लियर किया होगा। जो व्हाट का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट, या जो होम का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट। व्हाट का जवाब तो डायरेक्ट, होम का जवाब तो इनडायरेक्ट, बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं, सब कंप्लीमेंट। अब एक चीज़ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। मैंने स्टार्टिंग में ये बताया, अगर काम जो करता है वो सब्जेक्ट, जिस पर काम होता है वो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए काम का होना जरूरी है कि नहीं, है ना। अगर काम होगा तब ना काम को कोई रिसीव करेगा। काम है ये नहीं है तो रिसीवर कहाँ से, रेसिपिएंट कहाँ से। काम होगा तो काम को करने वाला भी है, और किसी न किसी के ऊपर काम भी होगा। तो ऑब्जेक्ट होने के लिए मेन वर्ब का होना आवश्यक है। ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब, यानी कि वही ना वाला, जिस हिंदी की जाकर लास्ट में ना लगा, वही मेन वर्ब का होना आवश्यक। सब्जेक्ट होने, ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब का होना आवश्यक है, और जब मेन वर्ब आएगा तो डूअर सब्जेक्ट भी आ जाएगा। मेन वर्ब आएगा तो डूअर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि काम करेगा, काम करने वाला है। इसको नोट रखिएगा, ऑब्जेक्ट होने के लिए सेंटेंस में मेन वर्ब का होना आवश्यक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वाक्य में कंप्लीमेंट होगा। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ है तो क्या होता है, कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट हम बता रहे हैं। चलिए कंप्लीमेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक। मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। कंप्लीमेंट क्या होता है, यह वाक्य को रिसीव तो करेगा नहीं, सेंटेंस में जो एक्शन होगा उसको रिसीव तो करेगा नहीं, रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जो बच गया वो कंप्लीमेंट हुआ। तो यह वाक्य को सिर्फ पूरा कर देता है बस।
a word or group of words which does not receive action but comes to complete a sentence is called but comes to complete a sentence is called complement। जो वाक्य को पूरा करने के लिए सिर्फ आता है, वर्ड शब्द या शब्दों का समूह जो रिसीव नहीं करता एक्शन को, सिर्फ आता है वाक्य को कंप्लीट करने के लिए, वह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल में देखिए, ही इज अ गुड स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पर तो ना वाला वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब नहीं है, एक्शन है नहीं, एक्शन नहीं है तो कंसर्निंग सब्जेक्ट ही हुआ। एक्शन नहीं है तो एक्शन को प्राप्त कैसे करेगा? एक्शन रहेगा तब ना एक्शन को प्राप्त करेगा, और जो प्राप्त करेगा ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे एक्शन है ही नहीं, फिर भी ये आया हुआ है, तो ये वाक्य को सिर्फ पूरा कर रहा है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। लिखिए, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। एक दो नोट्स और लिखा दे रहा हूँ मैं। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता उस वाक्य में वर्ब के बाद सब कॉम्प्लीमेंट होता है, नॉट टू। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट के बाद सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होगा नहीं तो उसमें एक्शन नहीं होगा, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर ऑब्जेक्ट है भी उसके बाद भी कुछ है तो कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बच्चों आज मैंने चर्चा की। आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बेल आइकन को दबाइए, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो आप तक पहुँच जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वर्ब का होगा, बहुत जल्द आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा। धन्यवाद।